is the introduction of your chapter Hello Alkanes and Hello Aldenes. Organic chemistry का पहला chapter of class 12 Hello Alkanes and Hello Aldenes. NCERT आप खोलेंगे तो पहला पेज आपको मिलेगा. It gives some compounds जो commonly used होते हैं, like antibiotic use होता है chloramphenicol. It is a chlorine containing antibiotic जो microorganism produce करते हैं and it is essential for treating typhoid fever. It's for general knowledge. वैसे तो NTA कभी इससे क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार go through तो होना चाहिए. So chloramphenicol, chlorine means क्लोरीन से, एंटीबायोटिक क्लोरीन जो कंटेन करती है उससे बनता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको प्रोड्यूस करते हैं. इट इज़ एसेंशियल फॉर ट्रीटिंग टाइफॉइड फीवर. नाउ मूव ऑन टू द थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन तो हमें पता है हमारे थायरॉइड ग्लैंड के लिए प्रोड्यूस करता है और उसके लिए हमें आयोडीन हार्मोन रिक्वायर्ड होता है बिकॉज थायरॉक्सिन इज़ अ आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन एंड थायरॉक्सिन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन. सो इट्स डेफिशिएंसी कॉज goiter. Halothane. What is halothane? Halo comes from halogen. So it is a synthetic halogen compound vital as a surgery anesthetic. सर्जरी में एनेस्थीसिया देने के लिए हम हैलोथेन का यूज़ करते हैं फॉर जनरल नॉलेज ओनली. सो 3 कंपाउंड्स हमने एसेंशियली पढ़े हैं. मोर कंपाउंड्स आप पढ़ेंगे फॉर ट्रीटिंग द मलेरिया. क्लोरोक्विन यूज़ करते हैं. फर्दर कंपाउंड्स जो गिवन है NCERT पेज नंबर 1 पे हेलो अल्केन्स एंड हेलो एल्डीन्स के, वो जब मैं NCERT एक्सप्लेन करूँगी आई विल गो थ्रू देम. सो क्लोराम्फेनिकॉल, थायरॉक्सिन एंड हैलोथेन आपको याद होना चाहिए. सो हमारे इंट्रोडक्शन का सेकेंड पेज पे आते हैं. इट्स अबाउट क्लासीफाइंग द हैलोजेंस कैटेगरी. सो हैलोजन कंपाउंड्स को हम 2 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं. पहले तो बेसिकली हम इनको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स अटैच टू द कार्बन. सो इसके बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मोनो हेलो अल्केन्स और मोनो हेलो एरीन्स, डाई हेलो अल्केन्स और डाई हेलो एरीन्स एंड पॉली. इसके मोनो हेलो अल्केन्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं 2 टाइप में. अगर जो हेलो अल्केन है, मतलब जो हमारा हेलोजन ग्रुप है वो अटैच है sp3 कार्बन से, और अगर हमारा हेलोजन ग्रुप sp2 कार्बन से अटैच है. सो अगर हमारा मोनो हेलो अल्केन में हेलोजन जो एटम है वो sp3 कार्बन से अटैच है तो उसको हम फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक अल्काइल हैलाइड्स, अलाइल हैलाइड्स एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स. नाउ द नेम सजेस्ट अल्काइल हैलाइड. एल्केन से डेराइव्ड होता है एल्काइल. सो इट डजंट कंटेन एनी डबल बॉन्ड. कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा यहाँ पे. सिंपली हमारा एल्केन का कार्बन चेन होगी और उसमें हैलोजन अटैच होगा. सो इट फॉर्म्स अ होमोलोगस सीरीज CnH2n+1X, क्योंकि एल्केन CnH2n+2 होता है. अब इससे हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे एंड उसकी जगह एक हैलोजन लगाएंगे. सो इट्स होमोलोगस सीरीज इन CnH2n+1X. इट कैन बी क्लासीफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. अगर हमारा कार्बन आइटम है और उसमें सिर्फ एक हैलोजन अटैच है, बाकी उसमें हाइड्रोजन अटैचेस है, तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड. अगर हमारा कार्बन आइटम है और उसमें 2 हैलोजन अटैच है और अगर हमारा कार्बन आइटम है एंड उसके साथ हमारा 2 कार्बन आइटम्स अटैच है, सो दिस वन इज़ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बिकॉज हैलोजन ऐसे sp3 कार्बन से अटैच है जो 2 और कार्बन से अटैच है. सो दिस इज़ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड. और टर्शरी अल्काइल हैलाइड के लिए क्या करेंगे, अगर हमारा एक जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है जो हैलोजन से अटैच है, अगर वो 3 और बॉन्ड्स बना रहा है वो भी किसी अल्काइल ग्रुप या कार्बन ग्रुप से, तो वी विल से इट एज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. मूविंग ऑन टू द एलाइलिक हैलाइड्स. एलाइलिक हैलाइड्स, अलाइल ग्रुप मीन्स और डबल बॉन्ड. सो अगर हमारा कार्बन आइटम जो sp3 हाइब्रिडाइज है वो अटैच है, हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम जो हैलोजन से अटैच है लेकिन वो दूसरे एंड पर एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच है, देन दिस इज़ कॉल्ड एज अलाइलिक हैलाइड. सो अलाइलिक
एलाइलिक हैलाइड्स के लिए बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एडजेसेंट टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैलोजन से अटैच नहीं होगा। हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उससे हैलोजन डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, उसके साथ एक जो कार्बन होगा अटैच, और वो जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा उससे हैलोजन अटैच है, देन दिस इज आवर एलाइलिक हैलाइड। Here the representation is given wrong. Can you correct it? Yes, we can correct this like C double bond C, and इससे हम एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच करेंगे because it is forming one bond, two bond, and one bond will be with halogen, so CH2 and X. So ये हमारा है एलाइलिक हैलाइड। अगर हम इससे डायरेक्टली अटैच कर रहे हैं लाइक इट्स शोन हेयर, इट्स नॉट एलाइलिक हैलाइड, so this representation is incorrect. Don't recommend this illustration for the allylic halides. Allylic halides के लिए आप ऐसे करेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और उससे एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच होगा जिससे फर्दर हमारा हैलोजन अटैच होगा। So this is the allylic halide. Moving on to the next one. दिस इज़ बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइल रिंग सजेस्ट एक हमारा बेंजीन रिंग अटैच होगा। अगर कार्बन जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है जिससे हमारा हाइड्रोजन अटैच है वो किसी बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग से अटैच है तो उसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। अगर एक चीज़ ध्यान देनी है आपको इसमें कि हमारा जो हैलोजन है वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग वाले कार्बन से अटैच नहीं है। अगर इससे अटैच होगा वी विल नो अबाउट इट लेटर कि उसको क्या बोलेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें ये समझना है कि हमारा मोनोहेलो एल्केन जो जिसमें एक कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है जिससे हैलोजन अटैच है वो कार्बन अगर एक एरोमेटिक रिंग के साथ कनेक्ट है वी विल से इट एज बेंजाइलिक हैलाइड बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Moving on to sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड में क्या होगा, हैलोजन अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। इसमें क्या होगा, इसमें दो टाइप्स होते हैं, विनाइलिक हैलाइड्स एंड अराइल हैलाइड्स। विनाइल हैलाइड्स और हमारे जो एलाइल हैलाइड्स हैं इनमें एक मेजर डिफरेंस है। हमारे एलाइल हैलाइड्स में हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो कार्बन अटैच था वो sp3 हाइब्रिडाइज था और उससे हमारा हैलोजन अटैच था। नाउ मूविंग ऑन टू विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड्स में हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और उसी से हमारा हैलोजन अटैच है, कोई फर्दर sp3 कार्बन बीच में नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड है क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज है बिकॉज इट इज़ फॉर्मिंग वन डबल बॉन्ड एंड टू सिंगल बॉन्ड्स, one with the carbon again and one with the halogen or another carbon or something or one with the halogen group। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। सो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इससे डायरेक्टली हमारा हैलोजन अटैच्ड है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। सो इट इज़ विनाइलिक हैलाइड bonded directly to an sp2 hybridized carbon of a carbon double bond carbon। So moving on to the arylic halides। अब आपको aryl halides और benzylic halides में confusion होगा। Like benzylic halides में हमने क्या सीखा था, एक aromatic ring है जिससे एक sp3 hybridized carbon attach है और उस sp3 hybridized carbon से हमारा halogen group attach है। Now aryl halides में क्या होता है, bonded directly to an sp2 hybridized carbon of an aromatic ring, क्योंकि aromatic ring में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज बिकॉज इट इज़ फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। और अगर जो sp2 कार्बन है एरोमेटिक रिंग का उससे हमारा हैलोजन अटैच हो रहा है दैन इट इज़ अराइल हैलाइड्स। सो कोर प्रिंसिपल क्या है, sp3 systems offer flexible 3-dimensional reaction sites where rigid sp2 systems restrict specific reaction pathways। Moving on to our next slide। इसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जर्मिनल हैलाइड्स में और मिशनल डायहैलाइड्स में। डायहैलाइड्स मतलब 2 हैलोजन अटैच होंगे ना कार्बन के ऊपर, तो अगर जर्मिनल है, जर्मिनल में हमारे एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हैलोजन अटैच होंगे, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम अगर हम देखें तो इसको हम बोलेंगे एल्काइलिडीन हैलाइड। तो जैसे कि
जब हम कॉमन नेम लिखते हैं लाइक दिस कंपाउंड, इसका हम कॉमन नेम लिखेंगे तो इसका हम कॉमन नेम क्या लिखेंगे, मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन है तो मेटा डाइब्रोमो, क्योंकि 2 ब्रोमीन है तो मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। तो यहाँ पे हम डाई यूज़ कर रहे हैं जब 2 अलग अलग कार्बन पे हमारा हेलोजन अटैच है। तो सिमिलरली अगर हम विसिनल हेलाइड्स की बात करें तो इसका कॉमन नेम होता है एल्काइलिन डाइहेलाइड, क्योंकि 2 अलग अलग कार्बन पे हमारा हेलोजन अटैच है तो हम डाइहेलाइड लगाते हैं। यहाँ से आप रिमेंबर कर सकते हैं, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपना कॉमन नेम। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज मोस्टली पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं जैमिनल डाइहेलाइड और विसिनल डाइहेलाइड के कॉमन नेम में। जैमिनल डाइहेलाइड्स में क्या होता है, जैमिनल डाइहेलाइड्स में हमारा एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन अटैच होता है और उसका नेम क्या होगा, एल्काइलिडीन हेलाइड, क्योंकि एक ही अल्काइल वाली जो चेन है उसमें ही दोनों कार्बन अटैच हैं, तो एल्काइलिडीन हेलाइड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो कार्बन 2 है उन अलग अलग कार्बन पे हेलोजन अटैच है, अलग अलग पे होता है तो हम डाइहेलाइड यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ मस्ट पॉइंट टू रिमेंबर, एल्काइलिन डाइहेलाइड। सो यहाँ पे अगर हम देखें कॉमन सॉल्वेंट्स के नॉमेनक्लेचर तो CH2Cl2 है, CH2Cl2 इससे हम क्या समझ रहे हैं, CH2 Cl और Cl। अब यहाँ पे एक ही कार्बन की चेन है और उसी से दोनों क्लोरीन अटैच है, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जैमिनल डाइहेलाइड। जैमिनल डाइहेलाइड में हम कैसे नेम करते थे, एल्काइलिडीन हेलाइड, एल्काइलिडीन हेलाइड। सो यहाँ पे हम इसको नेम कर सकते हैं मिथाइलिन क्लोराइड या फिर डाइक्लोरोमीथेन। CaCl3 के केस में क्योंकि एक ही कार्बन पे 3 क्लोरीन अटैच है तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। और इसका कॉमन नेम हमें पता है बहुत अच्छे से, क्लोरोफॉर्म। CHBr3 इज़ ब्रोमोफॉर्म, CHI3 इज़ आयोडोफॉर्म। इसको हम फर्दर आगे देखेंगे चैप्टर्स में। CCl4 इज़ टेट्राक्लोरोमीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका कॉमन नेम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड, यहाँ पे क्या आ रहा है, पोलराइज्ड कार्बन हैलोजन बॉन्ड। पोलराइजेशन कहाँ पे आता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से क्या होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, वो अपने साइड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको खींच लेगा। अब कार्बन और हेलोजन के केस में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, इट्स हैलोजन, यहाँ पे हैलोजन, ठीक है। कार्बन हेलोजन के केस में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, हैलोजन। दिस इज अवर हैलोजन। हैलोजन्स आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। सो जो हैलोजन होता है वही हमारा लीविंग ग्रुप होता है, क्योंकि इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ खींच लेगा कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ खींच ले, तो इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा थोड़ा सा इसके ऊपर। और इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे तो तब वो बीच में थे तो इसके पास कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच लिया अपने साइड तो इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इसलिए ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये लीविंग ग्रुप हो जाएगा। तो ग्रुप 17 का अगर हम ट्रेंड देखें तो इट इज़ बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड देखेंगे तो बेसिकली हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि फ्लोरीन जो है सबसे छोटा है और हाइड्रोजन भी सबसे छोटा एटम है, तो छोटे छोटे एटम जो है पास पास रह सकते हैं। और क्योंकि फ्लोरीन जो है उसका साइज़ छोटा है उसकी वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्लोरीन का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और तो वो जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है वो थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो बॉन्ड लेंथ उसकी बढ़ जाती है। फिर फर्दर
ब्रोमीन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होती है। तो डाउन द ग्रुप हम देखेंगे तो कार्बन हेलोजन की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होती है। डाउन द ग्रुप कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। You can see by the values 139, 178, 193, 214। और बॉन्ड इंथैल्पी की बात करें, क्योंकि छोटे छोटे बॉन्ड है, रिपल्शन इनके बीच में है, लेकिन क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम है तो इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सो इसके केस में क्या होता है, इसके केस में ये होगा कि फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, इसलिए इसको ब्रेक करने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। कार्बन क्लोरीन को ब्रेक करने में कम एनर्जी, कार्बन ब्रोमीन को और कम, और कार्बन आयोडीन तो वैसे ही दूर है तो वो जल्दी ब्रेक हो जाएंगे। तो एज एटॉमिक रेडियस एक्सपेंड्स डाउन द ग्रुप, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ इनवर्सली डिक्रीजेस। कार्बन आयोडीन बॉन्ड्स आर वीकेस्ट एंड ईजीएस्ट टू ब्रेक। तो प्राइमरी सिंथेसिस पाथवे की बात करेंगे हमारे कार्बन हेलोजन बॉन्ड बनाने की, तो हम इसको अल्कोहल से बना सकते हैं। हाईली एक्सेसिबल पाथवेज है यूटिलाइजिंग एसिड्स और फॉस्फोरस हैलाइड्स यूज़ करते हैं, SOCl2 भी यूज़ करते हैं। इट इज़ द बेस्टेस्ट मेथड, क्योंकि इसमें जो है गैसियस प्रोडक्ट्स बनते हैं, HCl और SO2 जो उड़ जाते हैं, उसकी वजह से हमें प्योर हेलो एल्केन मिल जाता है। सो ये भी एक मेथड है। उसके अलावा हम फॉस्फोरस हैलाइड्स यूज़ कर सकते हैं, StPO3 बनेगा उसके साथ, PCl3 के साथ, और PCl5 यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, PuCl3 बनेगा बाय प्रोडक्ट में, और साथ में RH बन जाएगा। सेकेंड मेथड कैन बी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से कैसे बना सकते हैं, सिंथेसाइज फ्रॉम रॉ एल्केन्स वाया फ्री रेडिकल हैलोजनेशन और एल्केन्स वाया एडिशन। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें एल्केन्स भी आते हैं हमारे, एल्कीन्स भी आते हैं एंड एल्काइंस भी आते हैं। एल्कीन्स का अगर हम एडिशन कर देंगे, एल्केन्स में अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। फर्दर हम अल्कोहल से भी हेलो एल्केन बना लेंगे, ठीक है, यूजिंग एसिड्स और फॉस्फोरस हैलाइड्स। या फिर हम इसमें अगर HX ऐड करेंगे, एडिशन रिएक्शन करेंगे, तो उससे हम सीधे हेलो एल्केन्स भी बना सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द रॉ एल्केन्स। रॉ एल्केन से कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमारे पास रिएक्शंस आएंगी। अभी वुड्स रिएक्शन आएगी जिसमें हम फ्री रेडिकल हेलोजनेशन करके बना लेंगे हेलो एल्केन। एंड मूविंग ऑन टू द हेलोजन एक्सचेंज मेथड। कुछ रिएक्शंस जो है अल्कोहल से, जैसे कुछ हैलाइड्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, वी कैन ओनली यूज़ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। और कभी केसेस में हम आयोडीन यूज़ कर लेते हैं, बट रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल, सो हम इसके साथ HiO4 यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हेलोजन एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, जो हम हैलाइड्स नहीं बना सकते हैं, जैसे कि फ्लोराइड्स नहीं बना सकते हैं और आयोडाइड्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फ्लोराइड्स की जो रिएक्शन है हाईली एक्सप्लोसिव होती है, बहुत फास्ट होती है, और आयोडीन की जो रिएक्शन है बहुत स्लो होती है और रिवर्सिबल होती है। तो इसलिए हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड यूज़ करते हैं, स्वैपिंग वन हेलोजन फॉर अनदर टू क्रिएट स्पेसिफिक डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज वेरिएंट्स लाइक फ्लोराइड्स वन आयोडाइड। इसके लिए हम दो रिएक्शंस मेनली यूज़ करते हैं। वन इज़ द फिंकेलस्टीन रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोडाइड्स, मतलब एल्काइल आयोडाइड्स, और स्वार्ट्ज रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स। इसमें हम मेटल फ्लोराइड्स यूज़ करते हैं, COF2, Ag2F2, AgF। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, NaI ट्राइएसीटोन यूज़ करते हैं। ये फर्दर रिएक्शंस अभी हम शॉर्ट नोट डिटेल नोट्स में समझेंगे।
टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अल्कोहल से ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने अभी बात की कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2 भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होगा क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। सो इससे हम डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। PX3 और PCl5 के साथ बना सकते हैं। फॉस्फोरस हैलाइड्स होती हैं जो इन situ जनरेट करते हैं, उनसे बना सकते हैं। एंड थायोनिल क्लोराइड से बना सकते हैं SOCl2। दिस इज़ द बेस्ट प्रिफर्ड मेथड because thionyl chloride is preferred reagent because the byproduct SO2 and HCl are gases that escape the reaction mixture leaving behind the pure alkyl halide। तो ये बेस्ट मेथड होता है हमारा प्रिपरेशन करने का। बाकी हम PCl5 और PCl3 से भी बना सकते हैं, कंसनट्रेटेड HCl ZnCl2 से भी बना सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे हम बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन एडिशन और हेलोजन एक्सचेंज कैसे होता है। एल्कीन्स जो हम हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करना, हाइड्रोकार्बन से हम जो हेलोजन अल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं, तो उसकी रिएक्शन हमने शो की है यहाँ पे। जैसे ये एक एल्कीन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। सो दिस वन इज आर ब्यूट-2-ene और वी कैन डायरेक्टली से ब्यूट-2-ene। ओके, तो ब्यूट-2-ene में कैसे करेंगे? ब्यूट-2-ene में अगर हम HX ऐड कर रहे हैं, इट विल फॉलो द मार्कोव-निकोव एडिशन। यहाँ पे अगर ये क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो यहाँ पे हम एक साइड नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं और एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। बिकॉज H इज़ ब्रेकिंग टू H+ एंड X जो है लिविंग ग्रुप है, X- में ब्रेक होता है। X- विल अटैक द कार्बोकैटायन और यहाँ पे अटैच हो जाएगा और H+ जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा, फॉर्मिंग दिस इज़ द प्रोडक्ट। दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट फॉलोइंग द मार्कोव-निकोव्स रूल। एल्कीन, अगर हम कोई दूसरी एल्कीन की बात करें, ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर हम Br2 और CCl4 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, Br2 और CCl4 को हम यूज़ करते हैं फॉर द डिस्टिंग्विशन टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे अगर Br2 CCl4 यूज़ किया और डिस्चार्ज इज रेडिश ब्राउन कलर यूज एज ए टेस्ट फॉर डबल बॉन्ड्स। अगर Br2 CCl4 जो रेड कलर का होता है वो रिएक्शन करने के बाद कलरलेस हो जाता है, तो इट शोज देयर इज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो एल्कीन के प्रेजेंस, और ये करता क्या है, ये एल्कीन का डबल बॉन्ड ब्रेक करता है और 2 ब्रोमीन अटैच कर देता है इन द एंटी एडिशन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हमने पीछे बात की थी, उससे भी हम हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। फिंकेलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकेलस्टीन रिएक्शन में RCl लेते हैं, NaI डाई एसीटोन में डालते हैं, वाई डाई एसीटोन बिकॉज ड्राइविंग फॉरवर्ड बिकॉज NaCl precipitates in डाईएसीटोन। अगर हम मॉइस्ट एसीटोन लेंगे तो फर्दर रिएक्शन हो जाएगी और हेलो एल्केन की जगह कोई दूसरा कंपाउंड हमें फॉर्म होता हुआ दिखेगा। NaI जो NaCl जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा डाईएसीटोन में। अगर हम मॉइस्ट एसीटोन लेंगे तो वो NaCl की जगह NaOH बन जाएगा एंड हमारी रिएक्शन फ्रूटफुल नहीं रहेगी। RCl will react with NaI डाईएसीटोन टू फॉर्म Rn। स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं, हेलो फ्लोराइड्स फ्लोरो एल्केन्स बनाते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या लिया, RCl लिया और उससे हमने AgF से रिएक्शन कराया या Hg2F2 से कराया या COF2 से कराया, मेटल फ्लोराइड से हमने रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे Rn मिल जाएगा। द प्राइमरी मेथड यूज फॉर सिंथेसाइजिंग इट्स द एल्काइल फ्लोराइड्स। Now the reactions forming the haloarenes, forcing reactions on the aromatic rings। अब यहाँ पे हमने टोल्यूइन लिया है, दिस इज़ नॉट अ बेंजीन, इट इज़ टोल्यूइन। अगर हमने टोल्यूइन से रिएक्शन कराया Cl2Br2 की इन प्रेजेंस ऑफ Fe और FeCl3, दीज आर द लुईस एसिड, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑर्थो आइसोमर बनता है और एक पैरा आइसोमर बनता है। बिकॉज CH3 ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पे Br लग जाएगा बिकॉज Br2 से रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा आइसोमर बनेंगे। ऑर्थो ब्रोमोटोलुइन एंड पैरा ब्रोमोटोलुइन के ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स आर इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। 2026 नीट का क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही आया था।
उसमें हमारे 2 कंपाउंड्स बन गए थे। दिस वॉज ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन एंड पैरानाइट्रोटोलुइन एंड वी वर आस्क्ड कि इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, एंड द आंसर वॉज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे भी ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स जो है वो ईजिली सेपरेट हो जाते हैं ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। सो इसको करेक्ट कर देते हैं, ये बेंजीन नहीं, ये टोल्यूइन है, या फिर हम इसको मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। और इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोब्रोमोटोलुइन एंड पैराब्रोमोटोलुइन। प्रोसेस 2 में सैंडवेयर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एनिलीन लेंगे हम, ठीक है, उसकी रिएक्शन कराएंगे NaNO2 और HX के साथ। यहाँ पे X जो है ClBr हो सकता है, और कोल्ड एसिड लेंगे और टेम्परेचर कोल्ड लेना है तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होगा, या 273 to 278 केल्विन। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 to 278 केल्विन। NaNO2 को क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्राइड बोलते हैं, नाइट्राइड। और HX लेंगे एक्वस एसिड, उसकी रिएक्शन कोल्ड एसिड के साथ कराएंगे तो यहाँ पे हमें डायज़ोनियम सॉल्ट मिलेगा, डायज़ोनियम सॉल्ट N2+ Cl-। ठीक है, ये ग्रुप मिल गया हमें। अब डायज़ोनियम सॉल्ट की अगर हम रिएक्शन कराएंगे Cu2b Cl2 के साथ Q+ क्लोराइड, Q+ क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्लोरोअलीन मिल जाएगा, और वी कैन से इट एज क्लोरोबेंजीन। और अगर हम इसको डायरेक्टली Ki के साथ शेक कर देंगे तो यहाँ पे हमें आयोडोअलीन मिल जाएगा या आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। सो अराइल हैलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड from phenols using alcohol pathways because the carbon oxygen bond possess partial double bond character। अब फिनॉल जो है वो हमारा रिएक्ट नहीं कर सकता और फॉर्म नहीं कर सकता हमारा अराइल बेंजीन, बिकॉज यहाँ पे जो फिनॉल का OHO ग्रुप है वो उसके जो लोन पेयर है वो एरोमेटिक रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, वी कैन से इट एज रेजोनेंस में है। उसकी वजह से फिनॉल का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इसे ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मूविंग ऑन टू इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो जो फ्लोराइड्स आयोडाइड्स होते हैं, ये हेलोजेंस होते हैं और ये वैन डर वाल्स फोर्सेस और लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं। लार्ज साइज एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स इन आयोडीन लीड टू स्ट्रॉन्गर वैन डर वाल्स फोर्सेस कंपेयर टू स्मॉलर एटम्स ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटम स्मॉल है तो वो स्मॉल वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस जनरेट करता है। आयोडीन का जो एटम है वो लार्ज है, उसकी वजह से जो उसके वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम हेलोजन डेरिवेटिव्स की, तो आयोडीन का जो है मॉलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्सेस, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास, इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ओके, और इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो हमने बॉइलिंग पॉइंट समझ लिया। बॉइलिंग पॉइंट वैन डर वाल्स फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिकुलर मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आयोडीन के केस में बात करें तो सबसे ज़्यादा मॉलिकुलर फोर्सेस है, सबसे ज़्यादा मॉलिकुलर मास है, उसके बाद ब्रोमीन का होता है, उसके बाद क्लोराइड्स का होता है। तो इनमें हमें जो येलो कलर है इट डिनोट्स द आयोडाइड्स, और ब्लू कलर डिनोट्स द ब्रोमाइड्स एंड रेड कलर डिनोट्स द क्लोराइड्स। तो ब्रोमाइड्स का सबसे ज़्यादा मॉलिकुलर मास है, इसलिए उनका वैन डर वाल्स फोर्सेस सबसे ज़्यादा है, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। किसी भी ग्रुप में देखेंगे सेम ट्रेंड विल बी ऑब्जर्व। नाउ मूविंग ऑन टू द आइसोमर इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम 1-ब्रोमो-ब्यूटेन देखें तो ये लीनियर है, हायर सरफेस एरिया है इसका। अगर 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन में देखेंगे तो ये ब्रांच्ड है
इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है तो सरफेस एरिया कम हो रहा है, क्योंकि देख नहीं रहे हो आप, ये गोल गोल हो गया। यहाँ पे लीनियर था तो इसमें ज़्यादा सरफेस एरिया था, और यहाँ पे ये कम सरफेस एरिया कवर कर रहा है। तो इंक्रीज ब्रांचिंग डिक्रीजेज सरफेस एरिया विच डिक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट। अगर सरफेस एरिया कम हो रहा है, ब्रांचिंग बढ़ रही है, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो आइसोमेरिक एल्केन्स जो हैं उनके केस में अगर हम देखेंगे, आइसोमेरिक एल्केन्स हैं उनके केस में हम देखेंगे तो ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ब्रांचिंग बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ब्रांचिंग बढ़ेगी, सरफेस एरिया कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अब ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एंड हायर मॉलिक्यूलर मास कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स पोजेस स्ट्रॉन्गर डाइपोल एंड वैन डेर वाल्स इंटरैक्शंस। ये यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो जिनसे हमारे हैलोजन डेरिवेटिव्स जनरेट हो रहे हैं, उनमें ग्रेटर पोलैरिटी और हायर मॉलिक्यूलर मास है कंपेयर टू देयर पैरेंट हाइड्रोकार्बन्स। ड्यू टू द हैलोजन ग्रुप अटैच्ड टू देम, दे पोजेस द स्ट्रॉन्गर डाइपोल एंड वैन डेर वाल्स इंटरैक्शंस। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम देखेंगे डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी मैकेनिक्स। डेंसिटी का वेरिएशन कैसे होगा, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर कंपाउंड में नंबर ऑफ हैलोजन आइटम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। यू कैन सी CH2Cl2 से ज़्यादा डेंसिटी होगी CHCl3 देन CCl4। सबसे ज़्यादा डेंसिटी विल बी ऑफ CCl4 देन CHCl3 एंड देन CH2Cl2। नंबर ऑफ हैलोजन आइटम इंक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी इंक्रीजेज विद कार्बन काउंट, हैलोजन काउंट एंड एटॉमिक मास। सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो सॉल्युबिलिटी मेनली थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, and these hydrogen bonds are formed between the electronegative elements like chlorine and hydrogen from water. वाटर से हाइड्रोजन और हेलो अल्केन से हैलोजन ग्रुप जब हमारे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वाटर्स हाइड्रोजन बॉन्ड, पहले हमें उसके लिए वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और जो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जितनी एनर्जी बच रही है, तो एनर्जी रिलीज बाय न्यू वाटर हैलोजन इंटरेक्शंस। इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें एनर्जी लगेगी, और जब ये नया बॉन्ड बनेगा तो उसके अट्रैक्शन से हमें एक एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये दोनों में से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो ज़्यादा होती है देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वाटर्स हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं हाई एनर्जी के फॉर्म होते हैं, इसलिए इनके पास वीक वैन डेर वाल्स और डाइपोल इंटरेक्शंस होता है। हेलो अल्केन्स आर मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल क्यों होंगे, क्योंकि जब ये सॉल्युबल होने के बाद जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं उसमें जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो बहुत ज़्यादा है देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वाटर्स हाइड्रोजन बॉन्ड। एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। हेलो अल्केन्स आर मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिसॉल्व रेडियली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वेयर द न्यू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस मैच द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रोकन वंस। इस लाइन का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हमारी हेलो एल्केन्स जो है सॉल्युबल होते हैं ईज़िली, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, जो बॉन्डिंग होती है, उसे ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है एनर्जी रिलीज जब नया बॉन्ड फॉर्म होता है। तो एनर्जी कंपनसेट हो जाएगी, तो कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं बचेगी और उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी। So
this is the most important line here. Halogens are mostly insoluble in water but dissolve readily in organic solvents where the intermolecular attractions match the strength of the broken bonds. Moving on to the nucleophilic substitution reaction, the anatomy of the attack. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है. सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी जगह ले रहा है और उसे अपनी जगह से हटा रहा है. तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, उनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है. जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है कार्बोकैटायन पे और पार्शियली पॉजिटिव कार्बन एटम पर, तो लीविंग ग्रुप जो है, मतलब जो हेलोजन ग्रुप है जिसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, वो चला जाएगा वहाँ से और न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाएगा. अ न्यूक्लियोफाइल टारगेट्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग हेलोजन लीविंग ग्रुप. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स में हम बात करें तो साइनाइड्स, एल्काइल साइनाइड्स फॉर्म होते हैं, उनको नाइट्राइल्स बोलते हैं जब कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है. और अगर नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर रहे हैं तो आइसोसाइनाइड्स बोलेंगे उनको. लाइक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल CN- है. अब हम इससे रिएक्शन करा रहे हैं, लाइक KCN की रिएक्शन करा रहे हैं अगर हम किसी हेलाइट से, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? RCN, बिकॉज यहाँ पे कार्बन से अटैक होगा, बिकॉज KCN जो है आयनिक कंपाउंड है. और सिमिलरली अगर हम AgCN की रिएक्शन करा रहे हैं हेलोएल्केन से, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? AgCN की रिएक्शन कराई अगर हमने, यहाँ पे मिलेगा RNC, दिस इज़ आइसोसाइनाइड. और CN जब लगा होता है तो नाइट्राइल्स बोलते हैं. यहाँ पे RNC क्यों मिला? क्योंकि AgCN जो है कोवेलेंट कंपाउंड है, तो नाइट्रोजन जो है अपने साइड से अटैक करेगा R पर. और सिमिलरली नाइट्राइल्स की बात करें तो NO2 में अगर O से अटैक हो रहा है तो वो एल्काइल नाइट्राइड्स फॉर्म करेगा, और अगर N से अटैक हो रहा है तो नाइट्रो एल्केन्स फॉर्म होंगे. दिस इज़ इन द केस ऑफ AgNO2, दिस इज़ इन द केस ऑफ KNO2. So the ambident nature of certain nucleophiles allows for the formation of different products depending on which atom of the nucleophile acts as an electron donor. We have seen the case of cyanides and nitrides. Moving to the next page, SN2 मैकेनिज़्म देखेंगे. बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है, बायोमोलिकुलर कोलिशन होता है. यहाँ पे अप्रोच होगा, पहले तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, और जो क्लोरीन लीविंग ग्रुप है वो अटैच रहेगा, उसके साथ भी बॉन्ड्स फॉर्म रहेंगे, और हमारा न्यूक्लियोफाइल भी बॉन्ड्स फॉर्म कर लेगा, मेकिंग अ 5 बॉन्डेड इंटरमीडिएट. 5 कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट है ये. यहाँ पे कार्बन जो है 5 बॉन्ड्स बना रहा है. यहाँ पे SN2 रिएक्शन में क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है. 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है. लाइक इन्वर्जन ऑफ इन्वर्टेड जो कंपाउंड है वो लाइक एन इन्वर्टेड अम्ब्रेला जैसे दिखता है बिल्कुल. यू कैन सी द स्ट्रक्चर. अगर हम सीधा अम्ब्रेला देखें एंड इन्वर्टेड अम्ब्रेला देखें, देयर इज़ द डिफरेंस. देन प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्म होगा इफ़ OH अटैक फ्रॉम दिस साइड, तो न्यूक्लियोफाइल दिस साइड था, तो OH जो है दूसरे साइड अटैच हो जाएगा उसके, और लीविंग ग्रुप जो है डिपार्ट हो जाएगा. A single step concerted reaction, the nucleophile attacks from the rear, forcing the spatial arrangement of the molecule to invert exactly like an umbrella in high wind. Moving on to the next page, यहाँ पे बैरियर ऑफ स्टेरिक हिंडेंस, इसमें हम रिएक्टिविटी देखते हैं SN2 रिएक्शन के टूवर्ड्स हेलाइट्स की रिएक्टिविटी. अगर हम प्राइमरी हेलाइट की बात करें तो वो एक कार्बन या R ग्रुप से अटैच होता है और एक हेलोजन ग्रुप से, बाकी 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स होते हैं. तो इसमें फास्टेस्ट रिएक्शन होगी क्योंकि अप्रोच पाथ जो है वाइड ओपन है, यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जो इसको रिपेल करेंगे. सेकेंडरी हेलाइट के केस में देखेंगे ये स्लोअर होता है क्योंकि बल्कि मिथाइल ग्रुप्स बिगिन टू क्राउड द फ्लाइट पाथ. 2 मिथाइल ग्रुप लगे रहे हैं, ये मतलब जो कार्बन हेलोजन से अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये सेकेंड डिग्री है. और यहाँ पे क्या हो रहा है?
न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा है तो दो बल्कि ग्रुप जो हैं इनको क्राउड की वजह से रिपेल करेंगे, इसलिए वजह से ये रिएक्शन स्लोअर होगी। अब टर्शरी हैलाइड्स में देखेंगे उसमें क्या होगा, उसमें तो 3 CH3 ग्रुप अटैच है तो ब्लॉक हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, 3 मेर्सेबल अल्काइल ग्रुप्स एक्ट एज अ फिजिकल शील्ड, तो रिएक्शन रेट जो नो एसिड-2 रिएक्शन होगी। टर्शरी हैलाइड में कोई एसिड-2 रिएक्शन नहीं होगी, 2 डिग्री हैलाइड में स्लोअर होगी और 1 डिग्री हैलाइड में फास्टेस्ट होगी। रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल accessibility of the target carbon. Primary halides react fastest, बल्कि tertiary halide inhibit the approaching nucleophile. SN1 मैकेनिज्म की बात करें तो यूनिमोलिकुलर 2-स्टेप रिएक्शन होती है। SN1 का फुल फॉर्म क्या होगा, सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यूनिमोलिकुलर। इसमें क्या होता है, इसमें तो पहले स्लो क्लीवेज होगा, इसमें पहले हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, इसमें पहले हमारा लीविंग ग्रुप जाएगा, पॉजिटिव कार्बोकैटायन बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेनर कार्बोकैटायन इन पोलर फ्लोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं पोलर फ्लोटिक सॉल्वेंट, और दोनों SN1 और SN2 दोनों के केस में हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो लीविंग ग्रुप जो है ब्रोमीन है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये पहले तो लीविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा, देन कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, उसके बाद फास्ट अटैक होगा। सेकेंड स्टेप जो होता है फास्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है और स्लो स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप जो है फास्ट अटैक है, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अनस्टेबल इंटरमीडिएट को, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, और ऑपरेटिंग इन पोलर फ्लोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर और अल्कोहल, द रिएक्शन रेट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द इनिशियल स्लो फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो इनिशियल स्टेप पे डिपेंड होगी जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन था। द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इररिलेवेंट, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं होता रेट ऑफ रिएक्शन, बल्कि SN2 रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप दोनों पे डिपेंड करता था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे क्या है, SN1 रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है तो लॉ ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी कैन बी चेक। प्राइमरी हैलाइड की बात करें तो ये देखो एक ही कार्बन से अटैच है, दिस इज़ प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन में 2 कार्बन से अटैच है, सी दिस 1 कार्बन एंड दिस 1 कार्बन, और टर्शरी कार्बोकैटायन में ये 3 कार्बन एटम से अटैच है। तो इंक्रीजिंग रिएक्शन स्पीड है 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं जो स्टेबलाइज करता है पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन, सो स्टेबलाइजिंग द कार्बोकैटायन। Greater carbocation stability leads to the faster formation, faster overall reaction. Therefore, 3 degrees more than 2 degrees more than 1 degree, the exact opposite of SN2 reaction. एलाइनिक और बेंजाइलिक हैलाइड की बात करें तो ये हाईली रिएक्टिव होती है SN1 में ड्यू टू इंटरमीडिएट स्टेबलाइजेशन वाया रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनता है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है, उसकी वजह से ये SN1 रिएक्शन हाईली रिएक्टिव है। SN1 में इंटरमीडिएट स्टेबलाइजेशन वाया रेजोनेंस, जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइलिक अटैक नहीं हो पाएगा। वो रेजोनेंस से अटैक हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जल्दी हो जाएगा। कार्बोकैटायन वाली बात कर ली है हमने, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो यहाँ पे हम मास्टर डायग्नोस्टिक स्लाइड है विद इन द SN1 एंड SN2। अगर हम बात करें रिएक्शन काइनेटिक्स की तो SN1 मैकेनिज्म जो होता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ओनली रेट ऑफ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। SN2 मैकेनिज्म जो होती है बायोमोलिकुलर होती है और इसका रेट जो है एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है और SN2 मैकेनिज्म होती है 1 स्टेप मैकेनिज्म होती है। प्रिफर्ड सॉल्वेंट SN1 मैकेनिज्म में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड वाटर और एल्कोहल, और SN2 मैकेनिज्म रिक्वायर्स ए प्रोटिक सॉल्वेंट, एग्जाम्पल एसिड।
प्रीफर्ड सबस्ट्रेट की बात करें तो SN1 मैकेनिज्म में सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री. This is our 1 degree, this is our 2 degree, this is our 3 degree. अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखें, this is our 3 degree, this is our 2 degree, this is our 1 degree. तो यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटायन जो है फेमस होगा क्योंकि इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है कार्बोकेटायन. यहाँ पे प्राइमरी इज़ मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी इज़ मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी. यहाँ पे भी हम सही कर लेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को. दिस वन इज़ करेक्ट. यहाँ पे हम चेक करें तो ये आर हो जाएगा और यहाँ पे हम चेक करें तो ये आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा. स्टीरियो केमिकल आउटकम हम देखें तो रेशमाइजेशन होता है SN1 रिएक्शन में और SN2 रिएक्शन में कंप्लीट वॉल्डन इन्वर्जन होता है 100%. रूल ऑफ थंब की बात करें, आयोडीन इज़ द बेस्ट लीविंग ग्रुप फॉर बोथ मैकेनिज्म्स ड्यू टू इट्स चार्ज एंड वीक बॉन्ड. ड्यू टू इट्स चार्ज एंड वीक बॉन्ड ड्यू टू इट्स लार्ज साइज एंड वीक बॉन्ड. क्योंकि आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा होता है और बॉन्ड जो होता है वीक होता है, उसकी वजह से आयोडीन SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म में हमें विजिबल हुआ. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे हम कायरलिटी और मॉलिकुलर सिमेट्री की बात करेंगे. एनालॉजी ये है कि कायरल मॉलिक्यूल जो होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं. अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे, दीज आर नॉट सुपर इम्पोजेबल. नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट दिस बॉल. ये एक आयरल है बिकॉज दिस इज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. तो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं वो कायरल कंपाउंड्स बनाती हैं. कायरलिटी अराइजेस व्हेन अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन दिस मिरर इमेज टिपिकली ड्यू टू सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन एटम. केमिस्ट्री में अगर हम देखें प्रोपेन टू वॉल है और सुपर इम्पोज कर रहे हैं उसके ऊपर तो इट इज़ सुपर इम्पोजेबल, सो इट इज़ ए कार्बन. और अगर ब्यूटेन टू वॉल की बात करेंगे तो इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग रिजल्ट एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. Chirality arises when a molecule cannot be superimposed on its mirror image, typically due to single asymmetric carbon atom. ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड रेसमिक स्टेट की बात करें तो अगर हम ऑर्डिनरी लाइट को पास करेंगे निकोल प्रिज्म से प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी, जिसे हम सैम्पल ट्यूब से अगर पास कर रहे हैं तो डी फॉर्म मिलेगा और एल फॉर्म मिलेगा. राइट रोटेशन हो रहा होगा तो प्लस साइन और डी फॉर्म हो जाएगा. लेफ्ट रोटेशन हो रहा होगा तो एल फॉर्म और नेगेटिव साइन होगा. अगर रेशमिक मिक्सचर को पास करेंगे तो ऑप्टिकल रोटेशन 0 होगा क्योंकि एक दूसरे साइड टर्न करेगा, सेकेंड विल बी अपोजिट टू दैट साइड. तो enantiomers have identical physical properties except for the direction they rotate. Plane polarized light. A 50:50 document and a 50:50 mixture cancels this rotation completely, known as the Raceman mixture. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. स्टीरियोकेमिकल फेट की बात करें, इन्वर्जन वर्सेस रेशमाइजेशन. SN2 रिएक्शन में वॉल्डन इन्वर्जन होता है, 100% होता है. तो यहाँ पे सिर्फ इन्वर्जन होगा. और अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे टॉप से भी अटैक कर सकता है, बॉटम से भी अटैक कर सकता है. यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है. तो अगर हम बात करें रिटेंशन प्रोडक्ट की तो 50% है. वॉल्यूम अगर हम इन्वर्जन प्रोडक्ट की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो 50%. रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट्स विल बी 50%. द मैकेनिज्म चूजन डिक्टेट्स द मॉलिक्यूल्स स्पेशल डेंसिटी. कॉम्पीटिंग पाथवेज, एलिमिनेशन और ज़ेड रूल. डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है, अल्कोहलिक बेस होता है, KOH के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हमें क्या देगा, अल्फ़ा कार्बन से हेलोजन रिमूव हो जाएगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा. फॉलोइंग दिस वी विल गेट दिस एल्कीन एंड K2S2 और K2.
ज़िगज़ैग रूल जो होता है लॉजिक ब्रांच का, उसमें क्या होता है, अगर हम 2-bromopentate ले रहे हैं, उसे हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहला प्रोडक्ट विल बी पेंट-2-ene एंड सेकेंड प्रोडक्ट विल बी पेंट-2-ene, फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी पेंट-1-ene। तो पेंट-1-ene जो है माइनर प्रोडक्ट है और पेंट-2-ene जो है मेजर प्रोडक्ट है। More alkyl groups attached to the newly bonded double bond. When heated with a strong base, a haloalkane sheds its halogen and the beta halogen to form an alkene Zigzag rule dictates that the most highly substituted alkene will dominate. The fate of the haloalkane, a predictive decision tree. Haloalkanes Rx. What is the substrate? अगर प्राइमरी है तो इन्वॉल्वमेंट क्या है, गुड न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 पाथवे। सेकेंडरी सबस्ट्रेट है तो व्हाट इज़ द इन्वॉल्वमेंट विद वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस और न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो SN1 रिएक्शन हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग बेस और हीट लेंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगी। 3 डिग्री टर्शरी हलोअल्केन की बात करें तो व्हाट इज दिस इम्पॉर्टेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में करेंगे तो SN1 पाथवे और स्ट्रॉन्ग बेस और हीट में करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन। This is all about the introduction of this chapter, finishing this chapter today. Now within the 2 or 3 days you will get detailed notes of chemistry chapter haloalkanes and haloarenes, which will be explained to you by me. Thank you so much for understanding and listening me. Bye.